दोस्तों, इस रिपोर्ट में आज एक ऐसी खबर आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने के बाद आपको अच्छे से यकीन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कमजोर ईमान वाले अरबी हुक्मरान इन यहूदियों से और अमरीकियों से दबे हुए क्यों रहते हैं। कौन सी इनकी ऐसी मजबूरी है। वो मजबूरी सामने आ चुकी है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इन कमजोर ईमान वाले हुक्मरानों ने अपना ईमान ऐसा बेच दिया है, इनको ऐसा फंसा दिया है इन यहूदियों ने कि ये चाह कर भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मजबूत ईमान वाले यमनियों की बात कर लेते हैं। जहां एक तरफ अमरीकियों ने और यहूदियों ने इन तमाम अरबी देशों को अपना गुलाम बना रखा है, इनको फांस दिया है, वहीं दूसरी तरफ यमनियों ने अमेरिका को लाल सागर के अंदर पूरी तरह से जाल में उलझा दिया है। बड़ी खबर यह है कि लाल सागर के अंदर हुतीज अब अमेरिका के जहाजों पर भी लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते हुए बीमा कंपनियों ने अमेरिकी जहाज के बीमे को रद्द कर दिया है। कोई भी बीमा कंपनी अमेरिका के जहाज का बीमा करने को अब तैयार नहीं है, इंश्योरेंस जो होता है, क्योंकि कंपनियों को डर है कि अगर लाल सागर में ये जहाज जाते हैं तो हुतीज इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जहाज डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भरती है। तो कोई भी अब इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका के जहाजों को इंश्योरेंस नहीं दे रही है, अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यह भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि सुपर पावर अमेरिका के जहाजों को कोई कंपनी अपना इंश्योरेंस नहीं दे रही है। किसकी वजह से? सिर्फ हुतीज की वजह से। आइए अब इन कमजोर ईमान वालों की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यह बात तो अच्छे से मालूम ही है कि हमास और इजराइल के बीच जो बिचौलिए देश है, उसमें पहला नाम कतर का है, दूसरा नाम मिस्र का है। दोनों देश इजराइल और हमास के बीच पड़े हुए हैं, हमास से भी मिले हुए हैं और इजराइल से भी। जो पहले डील हुई थी सीज फायर की, वो भी इन्हीं ने कराई थी। कतर का इसमें अहम योगदान रहता है। कतर आराम से दोनों का भला बना हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले एक और डील चल रही थी हमास और इजराइल के बीच बंधकों को छुड़ाने की। वो डील पूरी नहीं हो पाई है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने बंधकों के परिवार वालों से इजराइल के अंदर मुलाकात करता है और उस मुलाकात में कतर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि जिनको सुनने के बाद कतर भी पूरी तरह से झल्ला चुका है। नेतन्याहू ने अपने देश के यहूदियों से कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ कतर ही है, सबसे बड़ा आतंकवादी देश कतर ही है और हमास को पूरा समर्थन कतर का ही है। और भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कतर के बारे में, कतर के प्रधानमंत्री के बारे में नेतन्याहू ने बोली, जिसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया। नेतन्याहू की कतर को उल्टा सीधा बोलने वाली ऑडियो लीक होकर कतर के हुक्मरानों तक पहुंच जाती है, जिसको सुनने के बाद ये लोग पागल हो जाते हैं कि ऐसा सोच रहा है नेतन्याहू हमारे बारे में। हम तो नेतन्याहू के इतने सगे बने हुए हैं, हम तो इतनी मदद कर रहे हैं। यमन के ऊपर हमले करने के लिए कतर अपना पूरा एयरबेस खोल रहा है अमेरिका के लिए, इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में नेतन्याहू कैसी बातें सोचता है। कतर के अधिकारी नेतन्याहू की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद भड़क उठे, ना जाने क्या कर देंगे इजराइल का। लेकिन मोसाद ने एक ऐसी धमकी दी इन लोगों को कि मिमियाते हुए चुप हो गए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मोसाद के एक ग्रुप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख तमीम को धमकी देते हुए कहा कि आप खामोश रहें, आपकी कोई औकात नहीं है, होम फ्रंट पर हम हैं, आप नहीं हैं आगे, हम आगे हैं। खबरदार आप ज्यादा भड़कने की कोशिश ना करें, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर शेख तमीम हम आपके सारे घोटालों को दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। मोसाद के समूह ने कतर के प्रधानमंत्री को धमकी देते हुए, ब्लैकमेल करते हुए कहा कि आप ज्यादा उछलिए मत, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जो काले करतूत हमारे पास हैं दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप खामोशी के साथ बैठे रहें। यह धमकी मोसाद की तरफ से दी गई है कतर के प्रधानमंत्री को, और उसके बाद अभी तक कोई भी स्टेटमेंट कतर की तरफ से नहीं आया है। दोस्तों, इस बात से आपको कुछ समझ आया? मोसाद जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि दुनिया के हर कोने में हमने अपने लोगों को छोड़ रखा है, हर कोई हमारा गुलाम है, वो इसीलिए है। इन मोसाद के लोगों ने, मोसाद के एजेंटों ने इन तमाम हुक्मरानों को एक ऐसे जाल में फंसा रखा है, अब चाहे वो हुस्न का जाल हो या फिर किसी और चीज का जाल। वैसे बहुत सारी बातें चलती हैं कि ये जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, अरबी हुक्मरान, इन सब की काली करतूतें मोसाद के पास हैं। ये अय्याशियां जो करते हैं, उन अय्याशियों की सारी चीजें, सारे दस्तावेज मोसाद के पास रहते हैं। इसीलिए शायद मोसाद इनको ब्लैकमेल करके हमेशा चुप कराता रहता है। इस खबर के सामने आने के बाद आज एक बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि मोसाद ने इन सभी को अपना गुलाम इसीलिए बना रखा है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मोसाद के चंगुल में फंस चुके हैं। ये अरबी हुक्मरान अय्याशियों के लिए तो जाने जाते हैं। अब हो सकता है कि जिसके साथ ये अय्याशी कर रहे हैं वो ही मोसाद की एजेंट हो। दोस्तों, अमेरिका के अधिकारियों ने यमन का लोहा मान लिया है
और कह दिया है कि हां, यमन नहीं हारा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमारी सेना ने 6 और देशों की सेना के साथ मिलकर यमन के 8 जगहों पर खतरनाक हमले किए, लेकिन 2 घंटे के बाद ही यमन के लोगों ने अमेरिका के जहाजों पर और युद्धपोत पर हमला कर दिया। यमन हारा नहीं है, बल्कि यह चीज हमें बहुत ज्यादा हैरान कर रही है कि इतने हमले झेलने के बाद भी 2 घंटे के अंदर उन्होंने इतने बड़े बड़े अटैक लाल सागर में हमारे जहाजों पर कर दिए। मुस्लिम स्कॉलर्स के इंटरनेशनल यूनियन ने सभी मुस्लिम देशों और उनके नेताओं से एक बहुत बड़ी अपील की है, हाथ जोड़कर इस बात की गुजारिश की है कि सभी मुस्लिम देशों को गाजा के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने की जरूरत है। सभी मुस्लिम देश अपने देश की थोड़ी थोड़ी सेना को गाजा के अंदर भेजें, यह सभी मुस्लिम देशों का फर्ज है। आगे कहा कि भुखमरी से गाजा के लोगों को बचाना एक धार्मिक फर्ज है, भले ही फिर युद्ध करना पड़े, लेकिन सभी इस्लामिक देशों को अपनी सेना गाजा के अंदर भेजने की जरूरत है। खैर, इनकी तो कोई औकात है नहीं कि ये लोग कुछ कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच एक और बड़ी डील हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े हथियार और लड़ाकू विमान अमेरिका इजराइल को भेजने वाला है। वॉशिंगटन के अंदर सिग्नेचर हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल को बहुत बड़े बड़े गोला बारूद हथियार के अलावा 25 F-35 जेट भी भेजेगा, साथ ही साथ 25 F-15 AI जेट भेजेगा। इसके अलावा और भी भारी भरकम हथियार अमेरिका इजराइल को बहुत जल्द भेजने वाला है। चैनल 12 की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। चैनल 12 की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि आज भी अमेरिका की तरफ से इजराइल को हथियार भेजे गए हैं, लेकिन यह एक जो बड़ी डील हुई है, इस डील के मुताबिक बहुत जल्द एक बड़ा हथियारों का जखीरा इजराइल के अंदर पहुंचने वाला है। इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ चलते हैं। फैसला आने वाला है कुछ ही देर के बाद। इस बात की घोषणा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी कर दी गई है। लेकिन क्या इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को इजराइल मानेगा? कुछ चीजें आपके सामने रखने वाला हूं कि जब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका के खिलाफ कहीं पर फैसला सुनाया है, तो अमेरिका ने उस फैसले को नहीं माना है। निकारागुआ और अमेरिका का एक फैसला 1984 में इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा था, जो अमेरिका के खिलाफ फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले को अमेरिका ने नहीं माना था। अमेरिका उस फैसले पर सहमत नहीं हुआ था। 2015-16 में ईरान और अमेरिका का एक मुकदमा कोर्ट में पहुंचा था, वो फैसला भी अमेरिका के खिलाफ आया था, लेकिन अमेरिका ने उस फैसले को भी नहीं माना था। 2018 में फिलिस्तीन और अमेरिका का एक मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा था। वहां पर भी जो फैसला आया था वो अमेरिका के खिलाफ था, लेकिन अमेरिका उस फैसले पर भी सहमत नहीं हुआ था। तो कैसे मान सकते हैं कि इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मान लेगा? फैसला भले ही इजराइल के खिलाफ आ जाए कोर्ट का, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका का पूरा हाथ इसके साथ है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है अदालत के अंदर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कोर्ट का जो भी फैसला होगा आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।